हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 98 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि फार्मेसी रिलेटेड रहते हैं एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। साथ ही कुछ सेक्शंस हम जीके एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो हैं इनको भी साथ में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इन अडल्ट्स इंसीदर्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द टीथ, टोटल नंबर ऑफ इंसीदर्स इज। तो अडल्ट्स में जो आपके टीथ होते हैं उनमें जो इंसीदर टाइप्स के टीथ होते हैं वो आपके मेजॉरिटी ऑफ टीथ्स को फॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी में टोटल कितने इंसीदर्स जो हैं वो होते हैं? सो हमारी बॉडी में टोटल 8 इंसीजर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं अदर टीथ की बात करूं कि कौन कौन से टाइप्स के टीथ होते हैं एंड कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आपके इंसीजर्स 8 प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर साइड दोनों पे। देन आपके आते हैं कैनाइंस। कैनाइंस जो हैं ये आपके 4 नंबर होते हैं, 2 अपर पार्ट पे एंड 2 लोअर पार्ट पे। देन आपके प्री मोलर्स आते हैं, प्री मोलर्स जो कि आपके 18 नंबर होते हैं, सेम ये भी 4 लोअर एंड पे एंड 4 अपर एंड पे। देन आपके 12 मोलर्स होते हैं, ठीक है, 12 इसमें मोलर्स होते हैं, 12 मोलर्स टीथ्स होते हैं। सो ये टोटल कितना मेकअप करते हैं? दे विल मेकअप 32 टोटल टीथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इनमें से ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सा है? सो ट्रांसपेरेंट टिश्यू आपका रहता है हाइलिन कार्टिलेज। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो जो आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है इसको ट्रांसपेरेंट टिश्यू भी कहा जाता है एंड इसमें आपके क्लियर एंड स्लाइटली इलास्टिक मैट्रिक्स पाई जाती है। ठीक है, कैसी? क्लियर और स्लाइटली इलास्टिक मैट्रिक्स इसमें पाई जाती है विद लेस फाइबर्स, एंड इसमें फाइबर्स जो हैं वो कम अमाउंट में रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइब्रस कार्टिलेज की, तो फाइब्रस कार्टिलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये आपके प्रीडोमिनेटली पाए जाते हैं इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द स्पाइन। कहाँ पे? स्पाइन में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वहाँ पे, एंड जो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स की इंसर्शंस होती हैं, इसकी लिगामेंट एंड टेंडन्स की इंसर्शन होती है वहाँ पे भी आपके फाइब्रो कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। देन बात करूँ टेंडन्स की, तो टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स जो आपके मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। अगर मसल बोन के साथ अटैच हो रही है तो वो आपका टिश्यू आता है टेंडन्स। लेकिन अगर बोन के साथ ज्वाइन हो रही है so that will comes under ligament। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड। सो हमारी बॉडी में जो स्पाइनल कोड होती है उसमें डिफरेंट वर्टिब्रेज होते हैं, टोटल 26 इन नंबर वर्टिब्रेज होते हैं एंड इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते हैं। एक पार्ट आता है आपका सर्वाइकल वर्टिब्रे, देन आता है आपका थोरेसिक, देन आता है आपका लंबर। तो ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा इसमें सेक्रम भी प्रेजेंट होता है। सो इसमें जो आपको देखने वाली बात है वो सर्वाइकल वर्टिब्रे में पहली बोन जो है वो पूछी गई है कि पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन सा होता है। तो पहला जो है, पहले को कहा जाता है एटलस। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है उसे कहा जाता है एक्सिस। ये नाम भी आपको याद रखना है। बाकी टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेज की बात करूं तो ये टोटल 7 इन नंबर्स होते हैं। देन थोरेसिक वर्टिब्रेज जो हैं वो आपके 12 इन नंबर्स होते हैं एंड लंबर वर्टिब्रेज जो हैं वो आपके 5 इन नंबर होते हैं। तो ये इसमें कंपोजिशन जो है वो इसकी रहती है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कौन सा नहीं करता है? सो गावा इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कोर्टिसोन जो है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है।
सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्टिसोन इज़ नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इसमें आप मेनली 4 कैटेगरीज देख सकते हैं। एक आपके अमाइनो एसिड बेस्ड आ जाएंगे, अमाइनो एसिड वाले। दूसरे आपके पेप्टाइड्स वाले आ जाएंगे, पेप्टाइड्स। तीसरे आपके बायोजेनिक अमाइंस आ जाएंगे, बायोजेनिक अमाइंस। एंड फोर्थ आपका आ जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है। सो इन्हीं में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं उनका एक बार में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको अमाइनो एसिड बेस्ड आ जाते हैं, अमाइनो एसिड बेस्ड। अब अमाइनो एसिड में आपका अस्पार्टिक एसिड रहेगा, एस्पार्टिक एसिड, ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके अलावा जो आपका ग्लूटामिक एसिड है वो भी आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जबकि इसमें अमाइनो एसिड में 2 आपके इनहिबिटरी भी होते हैं, जैसे कि आपका ग्लाइसिन हो गया एंड गाबा हो गया। ठीक है, गाबा इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरी कैटेगरी की बात करूँ तो दूसरी कैटेगरी आती है आपकी पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स में क्या होता है, पेप्टाइड्स में आपके 3 मेन आ जाएंगे, बेसोप्रेसिन, इट इज़ बेसोप्रेसिन, सोमैटोस्टैटिन एंड न्यूरोटेंसिन। ठीक है, बेसोप्रेसिन, सोमैटोस्टैटिन एंड न्यूरोटेंसिन, ये आपके पेप्टाइड बेस्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। देन थर्ड कैटेगरी आपकी बायोजेनिक अमाइंस, बायोजेनिक अमाइंस। बायोजेनिक अमाइंस में क्या आ जाएगा, इसमें आपका नॉर एपिनेफ्रिन आ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन। देन डोपामाइन आ जाएगा, डोपामाइन के बाद में सीरोटोनिन आ जाएगा। तो ये डिफरेंट आपके बायोजेनिक अमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एंड फोर्थ आपको बताया एसिटाइल कोलिन होता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नॉट एन न्यूरोट्रांसमीटर। नॉरएपिनेफ्रिन भी हमने देख लिया किस में आता है, ये बायोजेनिक अमाइंस में। एसिटाइल कोलिन अलग आता है। देन गावा जो है, गावा आपका अमाइनो एसिड में आता है, इनहिबिटरी टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ। तो प्रूफ स्ट्रेंथ में हमें कन्वर्ट करना है 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल को एंड 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल को। तो प्रूफ स्ट्रेंथ जो है, बेसिकली प्रूफ स्ट्रेंथ जो है, अगर मैं पी एस से इसको डिनोट कर दूँ, सो इट इज़ इक्वल टू प्रूफ स्पिरिट माइनस 100। ठीक है, प्रूफ स्पिरिट माइनस 100। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रूफ स्पिरिट का फार्मूला। सो इंडियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंगली प्रूफ स्पिरिट का जो फार्मूला होता है दैट इज़ परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.753। तो इस फार्मूला से आप डायरेक्टली प्रूफ स्ट्रेंथ, प्रूफ स्पिरिट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी प्रूफ स्ट्रेंथ जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे इट इज़ प्रूफ स्पिरिट। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस आती हैं, लाइक आप माइनस करेंगे हर एक प्रूफ स्पिरिट को 100 से। अगर प्रूफ स्पिरिट 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और अगर पॉजिटिव में आती है आपकी वैल्यू, तो उस केस में उस पॉजिटिव वैल्यू का आप कहेंगे ओपी, दैट इज़ ओवर प्रूफ। ठीक है, उस केस में आप क्या कहेंगे, इट इज़ ओवर प्रूफ। एंड यहीं पे अगर इसकी वैल्यू 100 से कम आती है तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव में आएगी तो दैट विल बी अंडर प्रूफ, दैट इज़ यूपी। अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपी एंड यूपी केसेस में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया गया है फर्स्ट वाले के केस में, हमें जो कि यहाँ चेक करना है। सो 90% है, तो 90% आपका हमें सबसे पहले प्रूफ स्पिरिट फाइंड आउट करनी है। तो प्रूफ स्पिरिट के लिए फॉर्मूला है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.753। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम कितनी है 90, मल्टीप्लाई करेंगे 1.753, तो आपका आंसर कितना आएगा, द आंसर विल बी 158.16। अब डेफिनेट सी बात है ये आपका पॉजिटिव में आ रही है, 100 से ज़्यादा है, तो इसकी जो प्रूफ स्ट्रेंथ आएगी जब इसको हम माइनस करेंगे 100 से, सो द आंसर विल बी 58.16।
ठीक है। एंड ये आपकी पॉजिटिव में वैल्यू है, पॉजिटिव में वैल्यू है, दैट इज इट इज़ ओवर प्रूफ। आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दूसरी परसेंटेज जो है वो आपकी 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो इसमें हम सेम फॉर्मूला सबसे पहले प्रूफ स्पिरिट का लगाएंगे, विच इज़ 40 इसमें वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.753 से, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, इट विल बी 70.3। ठीक है, माइनस करेंगे इसको 100 के साथ प्रूफ स्ट्रेंथ के लिए, तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, विच इज़ इक्वल टू 29.7 माइनस 29.7। तो ये आपकी आएगी अंडर प्रूफ। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस विच सेपरेट्स अरेकिनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर इज। सो अरेकिनॉइड मैटर को ड्यूरा मैटर से कौन सा स्पेस जो है वो सेपरेट करता है। तो सबसे पहले इसमें हम अरेकिनॉइड मैटर क्या है, ड्यूरा मैटर क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनको मेनिंग्स भी कहा जाता है। तो इसमें आपकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। एक आपकी आती है ड्यूरा मैटर, ठीक है, वन इज़ ड्यूरा मैटर जो कि आपकी आउटर लेयर होती है, विच इज़ द आउटर लेयर। इसके बाद में मिडल लेयर आपकी आती है अरेकिनॉइड, अरेकिनॉइड मैटर जो कि आपकी मिडल लेयर होगी। मिडल लेयर के बाद जो इनर लेयर होगी दैट इज़ नोन एज पिया मैटर, दैट इज़ नोन एज पिया मैटर। ये आपकी आ गई इनर लेयर। अब ड्यूरा मैटर और अरेकिनॉइड मैटर इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, सो इट इज़ सेपरेटेड बाय सब ड्यूरल लेयर। ठीक है, सब ड्यूरल लेयर जो है वो इसको सेपरेट करती है, इसको ड्यूरा मैटर एंड अरेकिनॉइड मैटर को। एंड यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। सो इस स्पेस को क्या कहा जाता है, सो इट इज़ सब ड्यूरल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि अरेकिनॉइड एंड पिया मैटर के बीच में क्या स्पेस है, सो दिस इज नोन एज सब अरेकिनॉइड। ठीक है, ये कौन सा है, सब अरेकिनॉइड स्पेस, जो कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। तो ये आपकी 3 लेयर हैं, इसमें कौन कौन सी मिडल लेयर्स रहती हैं वो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। इनमें से इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट ये आपका इमल्शन का टेस्ट रहता है। एंड डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट में करते क्या हैं, तो इसमें आपकी कुछ वाटर सॉल्युबल डाइज रहती हैं। फॉर एग्जांपल एमेरेंथ हो गई, मिथाइलिन ब्लू हो गई। तो जो आपकी ऑयल सॉल्युबल डाइज होंगी, ठीक है, ऑयल सॉल्युबल डाइज हैं, तो उस केस में जो आपका सुदान 3 है और स्कारलेट रेड है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है सुदान 3 ऑयल सॉल्युबल डाइज में आती हैं, सुदान 3 एंड स्कारलेट रेड। सो ये दोनों जो ऑयल सॉल्युबल डाइज हैं ये आपकी यूनिफॉर्मिटी फॉर्म करेंगी किसके साथ, वाटर इन ऑयल के साथ। मीन्स ऑयल ऑब्वियसली ज़्यादा कंसनट्रेशन में रहेगा, तो ऑयल डाइज जो हैं वो आपकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगी। जबकि जो दूसरी डाइज मैंने आपको बताई वाटर सॉल्युबल की, जिसमें आपकी एमेरेंथ आ जाती है एंड मिथाइलिन ब्लू आ जाती है, एमेरेंथ एंड मिथाइलिन ब्लू। अब ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल डाइज हैं, तो ये आपकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगी इसके साथ, ऑयल इन वाटर के साथ, जहाँ पे वाटर आपका हाई कंसनट्रेशन में रहता है। तो ये आपका रहता है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट आपका इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा आपका रहता है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या रहता है, तो इसमें आपके एक तो ऑयल इन वाटर है और दूसरी आपकी वाटर इन ऑयल है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी हम डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करेंगे तो कोई फेज सेपरेशन नहीं होगी। मीन्स डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे आपका वाटर है एंड यहाँ पे ऑयल है। तो इस केस में अगर हम इस ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन में वाटर को ऐड करेंगे तो कोई भी फेज सेपरेशन जो है वो नहीं होगा। दैट मीन्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इट इज़ अ वाटर एंड ऑयल इमल्शन। लेकिन अगर हम इसी में ऑयल को ऐड करेंगे, ठीक है, वो ऑयल इन वाटर में ऑयल को ऐड करेंगे तो फेज सेपरेशन हो जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि इट इज़ अ ऑयल इन वाटर इमल्शन। सेम केस आपका वाटर इन ऑयल में हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे तो कोई फेज सेपरेशन नहीं होगी, बल्कि जब वाटर ऐड करेंगे तो फेज सेपरेशन जो है वो हो जाएगी। सो इस वे में हम डाइल्यूशन टेस्ट की हेल्प से इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
तीसरा टेस्ट दिया गया है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या होता है, तो इसमें हम वाटर की एबिलिटी को चेक करते हैं कंडक्टिविटी के लिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। मान लो आपके पास है ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑब्वियसली वाटर जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में है, कंटिन्यूस फेज़ में है। अगर वाटर कंटिन्यूस फेज़ में है तो जो इमल्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगी, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर जाएगी। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इट इज़ अ ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो ये तीनों ही आपके टेस्ट हैं किसके, इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर रहेगा। इनमें से कोई भी टेस्ट जो है वो इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो सभी हैं, तो नन ऑफ द अबव जो है वो इसमें राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया डिसोल्यूशन अपरेटस 1 इज। सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली जो डिसोल्यूशन अपरेटस 1 रहता है टाइप 1 में, वो क्या रहता है, आइदर पेडल रहता है, बास्केट रहता है, फ्लो थ्रू सेल और रेसिप्रोकेटिंग। तो इंडियन फार्माकोपिया या फिर यूरोपियन फार्माकोपिया, अगर यूरोपियन फार्माकोपिया भी दिया हुआ तो सेम कंडीशंस रहती हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली टाइप 1 आता है एंड टाइप 2 आता है। टाइप 1 जो है वो आपका पेडल टाइप रहता है, टाइप 2 जो है वो आपका बास्केट टाइप रहता है। जो आपका टाइप 1 है तो यही इसमें पूछा गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए पेडल इज़ द राइट आंसर। यहीं पे कुछ अदर फार्माकोपियाज हैं जिसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटर्स के टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करूं तो इसमें आपको मेनली 3 मेजर टाइप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ऑपरेटर्स 1, ऑपरेटर्स 2 एंड ऑपरेटर्स 3। तो ऑपरेटर्स 1 जो है दैट इज़ बास्केट टाइप, ऑपरेटर्स 2 जो है वो आपका पैडल टाइप रहता है, ऑपरेटर्स 3 जो है वो आपका फ्लो थ्रू सेल टाइप रहता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में। सो इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑपरेटर्स 1 एंड ऑपरेटर्स 2 जो हैं वो ऑपोजिट होते हैं। लाइक इंडियन में पैडल ऑपरेटर्स 1 होता है, जबकि ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑपरेटर्स 1 जो है वो बास्केट टाइप होता है एंड सेम फॉर ऑपरेटर्स 2। अब ये बात होगी इंडियन फार्माकोपिया की, यूरोपियन फार्माकोपिया की एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया की। अब मैं बात करूँगा यूएसपी की, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की। तो इसमें आपको मेजरली 7 टाइप के ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। ऑपरेटर्स 1 जो है वो आपका सिमिलर है ब्रिटिश फार्माकोपिया की तरह, दैट इज़ बास्केट टाइप। ऑपरेटर्स 2 जो है इट इज़ सिमिलर टू द दिस वन लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया, दैट इज़ पेडल टाइप। जो आपका टाइप 3 आता है, टाइप 3 कौन सा है, टाइप 3 इज रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर रहता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ टाइप 4 की, सो टाइप 4 जो है वो आपका क्या रहता है, टाइप 4 इज़ फ्लो थ्रू सेल। ठीक है, टाइप 4 क्या रहता है, इट इज़ फ्लो थ्रू सेल, जो कि आपका टाइप 3 था ब्रिटिश फार्माकोपिया में। देन बात करूँ टाइप 5 की, सो टाइप 5 क्या होता है, टाइप 5 इज़ पैडल ओवर डिस्क। टाइप 5 इज पैडल ओवर डिस्क एंड टाइप 6 जो है, टाइप 6 इज सिलेंडर टाइप। एंड लास्ट आपका आता है यूएसपी में टाइप 7, जो कि आपका रहता है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग में जो आपका टाइप 3 होता है वो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है एंड टाइप 7 जो है वो रेसिप्रोकेटिंग होल्डर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिटिडिन कम्स अंडर विच बीसीएस क्लास। तो बीसीएस इज बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये। सो बीसीएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली रेनिटिडिन ड्रग जो है वो किस क्लास के अंडर आता है। तो बीसीएस के अकॉर्डिंगली मेजरली 4 क्लासेस रहती हैं, क्लास 1 आ जाती है, क्लास 2 आ जाती है, क्लास 3 एंड क्लास 4। तो ये चारों क्लासेस कैटेगराइज होती हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एंड यहाँ पे आपके आती है परमिएबिलिटी। टाइप 1 एंड 4 को याद रखना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि टाइप 1 में सॉल्युबिलिटी भी हाई है एंड परमिएबिलिटी भी हाई है, एंड टाइप 4 में सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज का लगा देता हूँ,
ठीक है। सॉल्युबिलिटी टाइप फॉर्म में सॉल्युबिलिटी लो होती है एंड परमेबिलिटी भी लो होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब आती है बात टाइप 2 मीन्स क्लास 2 एंड क्लास 3 के लिए। जो क्लास 2 है इसमें आपकी सॉल्युबिलिटी लो हो जाती है लेकिन परमेबिलिटी हाई ही रहती है, जबकि इसका उल्टा हो जाता है क्लास 3 में, जिसमें कि सॉल्युबिलिटी आपकी हाई रहती है लेकिन परमेबिलिटी इसमें लो रहती है। तो ये डिफरेंट 4 क्लासेस जो हैं इनका आपको पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन जो है वो ड्रग्स के ऊपर पूछा गया है, तो ड्रग्स को हम देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग्स इसमें आते हैं, देन उसी के साथ में हम इसका आंसर भी चेक कर लेंगे। तो क्लास 1 जो है, क्लास 1 में आपका ड्रग आता है प्रोप्रेनोलोल, इट इज़ प्रोप्रेनोलोल एंड मीटोप्रोलोल, एंड दूसरा कौन सा है मीटोप्रोलोल। तो ये आपके क्लास 1 में आते हैं। क्लास 2 की बात करूँ तो क्लास 2 में आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि कीटोप्रोफेन आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि कीटोप्रोफेन आ जाएगा, एंड कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे कि कार्बामाजिपिन, ठीक है, कार्बामाजिपिन, ये ड्रग आपकी क्लास 2 में आ जाएंगे। देन आती है आपकी क्लास 3, ठीक है। क्लास 3 में कौन कौन से रहते हैं, क्लास 3 में एक तो आपका रेनिटिडिन आ जाता है, दूसरा आपका एटेनोलोल आ जाता है, रेनिटिडिन एंड एटेनोलोल। तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्लास 4 का भी देख लेते हैं। तो क्लास 4 में आपका ड्रग आता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड फिरोसेमाइड, ये ड्रग्स आपके क्लास 4 में आते हैं। तो ये चारों क्लासेस क्या इसमें सिस्टम रहता है, कौन सी क्लास सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के बेसिस पे कैसी रहती है, मोस्टली क्लास 2 एंड 3 के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा आता है एंड अदर ड्रग के ऊपर। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल को क्या कहा जाता है, तो ये आपकी बेसिकली ऑल्फैक्टरी सेंसेशन की अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। सो ये अबनॉर्मेलिटीज़ आपकी रहती हैं एनोस्मिया, जिसमें आपका कंप्लीट लॉस हो जाता है स्मेल का। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। एक अबनॉर्मेलिटीज़ ऑल्फैक्टरी सेंसेशन की रहती है हाइपोस्मिया। हाइपोस्मिया क्या है, तो इसमें आपकी एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है किसी भी ऑर्डर मीन स्मेल ही होगी, तो ऑर्डर को डिटेक्ट करने एंड रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। मीन्स अगर रिड्यूस हो रही है तो इट इज़ हाइपोस्मिया, अगर स्मेल करने की सेंसेशन टोटल लॉस हो रही है तो एनोस्मिया, एंड अगर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन जो है वो बढ़ जा रही है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है आपको एबिलिटी, आपको ऑर्डर स्मेल जो है वो हाई अमाउंट में आ रहा है, सो उस केस में कंडीशन रहती है हाइपरोस्मिया। तो ये डिफरेंट अबनॉर्मेलिटीज़ हैं ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस की। सो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस फार्मेसी पार्ट के कंप्लीट होते हैं। सो अभी हम मूव करेंगे अपने मैथमेटिकल पोर्शन दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सिंप्लीफिकेशन जो है इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई बाई 252 डिवाइडेड बाई 42 देन प्लस 170 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस 47। तो ब्लैंक को हम अज्यूम कर लेंगे। सो अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी मिलेगा, डिवाइड भी मिलेगा, प्लस भी मिलेगा। तो ये सारे जो हैं वो सिंबल्स आपको मिलेंगे, ब्रैकेट्स नहीं है कहीं पे भी। तो यहाँ पे आपका बोर्ड मास का रूल लगेगा। कौन सा लगेगा, बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास में क्या रहता है, सो इसमें B इज़ फॉर ब्रैकेट्स, B क्या रहते हैं, B इज़ ब्रैकेट्स। जब भी ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो आपको इस पैटर्न पे चलना है, लेफ़्ट टू राइट पे। सो B इज़ ब्रैकेट्स, O इज़ ऑफ, O का मीनिंग होता है ऑफ, जो कि एक टाइप का मल्टीप्लाई आ जाता है। देन इसके बाद में आपका आता है D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये आपका एक पैटर्न रहता है बोर्ड मास का। तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, सो इसमें हमने देखा आपके पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है एंड अगेन प्लस है, तो ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीज़न, सो इसमें डिवीज़न आ रही है। सो इस इक्वेशन को आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स ले लेंगे।
सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड का आंसर आएगा। देन उसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। सो उसके पास ये वाला टर्म डिवाइड होने के बाद 13 × 6 आएगा आंसर। देन इसके बाद में आपका प्लस आएगा, प्लस होगा, एंड प्लस होने के बाद पे आपकी x की वैल्यू जब 47 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 201। सो जो आपका बोर्ड मास है, आपको बोर्ड मास ये नाम याद रखना है, एंड इसके नाम के पैटर्न को आपको याद रखना है, किस वे में आपको ये सॉल्व करना है। सो वो आपका इजी आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 होल 1/4। सो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे? सो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या रहेगा? अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स तो है नहीं, लेकिन ऑफ है। सो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। ऑफ को सॉल्व करेंगे मीन्स ये वाला डिवाइड होगा। सो 4 9 36 आ गए, यहाँ पे ये 9 आ गया, यहाँ पे 108 है। अब इनके बीच में डिवीज़न है, तो डिवीज़न के लिए क्या रहेगा, इसके बाद ये वाली टर्म सॉल्व होगी। तो सॉल्व होने के बाद में ये आ गई 12। अब इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसे सॉल्व होगा तो उसके बाद आपका बीच में एडिशन है, देन आपका एडिशन होगा यहाँ पे। सो इस वे में आप बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। देन दूसरा क्वेश्चन आपका सिमिलर वे में है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो अगेन सबसे पहले डिवाइड होगा, देन मल्टीप्लाई होगा, देन यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस किया जाएगा, देन माइनस किया जाएगा। सो इस वे में आप इस क्वेश्चन को आप देख लेना, पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगेन आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ मिलेगी पार्ट ए में, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स भी मिल रही हैं। सो रूल सिंपल है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी तो ये 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6, एंड यहाँ पे डिवाइड दिए गए हैं, बाकी सारे प्लस हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो ये आपका काफ़ी इजी आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सेम ऑप्शन बी में भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ऑफ कहीं पे भी नहीं दिया गया है। उसके बाद आप डिवीज़न पे आ जाएंगे, डिवीज़न के बाद आप मल्टीप्लाई पे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप प्लस या माइनस जो भी दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल रहते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। बस आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए, एंड कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन तो काफ़ी ईजी रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 4 bags and 3 boxes इज़ 555 and the cost of 3 bags and 4 boxes is 460. What is the cost of 1 bag? तो यहाँ पे 4 बैग्स और 3 बॉक्सेस की कॉस्ट दी गई है 555 एंड 3 बैग्स और 4 बॉक्सेस की कॉस्ट दी गई है 460। तो अभी यहाँ पे एक बैग की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, बॉक्स की नहीं पूछी गई है। सो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे? सो इसमें आप बैग की कॉस्ट को ले लेंगे x, ठीक है, एक बैग की कॉस्ट आप ले लेंगे x एंड एक बॉक्स की कॉस्ट ले लेंगे आप y। तो इन दोनों की इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 555। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आपकी बन जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 460। देन आपकी एक इक्वेशन बन गई ये वाली, सेकेंड इक्वेशन बन गई ये दूसरी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 1015, एंड इसमें हम x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट इज़ 145। वैसे ही इन दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 95। अब ये दोनों इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, 145 प्लस 95 आपके 240 आ जाएंगे, x प्लस x 2x आ जाएगा, एंड x की वैल्यू आपकी बन जाएगी 120। सो x की वैल्यू हमें पूछी गई थी बैग की, तो ये कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 120। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee, 52 like tea and each person likes
at least one of the two drinks. Find the number of people who like both coffee and tea. सो यहाँ पे आपका ए यूनियन बी, जैसे आपको फॉर्मूलाज होते हैं, ए यूनियन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। सो ये वाली चीज़ें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ। बोथ में मीन्स आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, जो कि आपका कॉमन रहेगा दोनों में। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट जो है वो ए है, ये पूरा सर्कल ए है, ठीक है। एंड इस सर्कल के बाहर जो ये वाला पार्ट बनेगा ये आपका होगा ए माइनस बी। वैसे ही जो ये बी वाला पार्ट बनेगा ये आपका क्या बनेगा, इट इज़ बी माइनस ए। एंड जो सेंटर कॉमन वाला पार्ट है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी एंड टी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए और बी हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे। देन नंबर ऑफ ए कितने हैं, ठीक है। यहाँ पूछा गया है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक ए, ठीक है। मीन्स ये पूरा ग्रुप जो है ये आपका कितना है 37 का। वैसे ही यहाँ पे ये पूरा ग्रुप कितना है, इट इज़ फॉर बी एंड बी हैं आपके 52, ठीक है। बी आपके आगे 52। टोटल पर्सन कितने हैं, ए यूनियन बी मीन्स इन दोनों का कम्बिनेशन कितना दिया गया है, इट इज़ 70 पीपल, तो ये आपका देगा 70। तो इंटरसेक्शन के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ बी माइनस जो आपका इसका कॉमन है, ठीक है। कॉमन को जब हम माइनस कर देंगे इसमें से यूनियन को तो आपका आंसर आ जाएगा। सो द आंसर विल बिकम 37 प्लस 52 माइनस 70 इज इक्वल टू 89 माइनस 70 इज इक्वल टू 19। तो इसमें 19 पीपल ऐसे हैं जो टी को भी लाइक करते हैं एंड कॉफ़ी को भी लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं सिंप्लीफिकेशन एप्टीट्यूड पार्ट से। सो अभी हम मूव करेंगे जीके पोर्शन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेटरल वैदिक पीरियड। सो इससे पहले हमने जीके में प्री हिस्टोरिक पीरियड देख लिया था, उसमें हमने 4 डिफरेंट पीरियड्स देखे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में। देन उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंट साइट्स जो हैं इंडस वैली साइट्स उनके बारे में डिस्कस किया था, किस रिवर के किनारे पे हैं, किसने उनको डिस्कवर किया है, किस ईयर में डिस्कवर किया है। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। तो आज हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 से 500 BC के बीच में है। ये आपकी कंटेंट मिलेगा आपको अरिहंत की बुक में, जो स्मॉल नोट्स टाइप बुक आती है। सो वहाँ पे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। सो 1000 से लेकर के 500 BC तक का ये पीरियड है। इस पीरियड में जो आर्यंस थे, आर्यंस ने एक्सपेंड किया पंजाब से लेकर के होल ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर किया बाय द गंगा यमुना द्वाब, ठीक है। गंगा यमुना द्वाब के अराउंड उन्होंने पूरा का पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर किया पंजाब से। इसके बाद वैदिक में वैदिक लिटरेचर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सो वैदिक लिटरेचर में जो ऋग्वेदा है वो आपका ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट है, जिसमें आपके हिमन्स जो हैं हिमन्स की कलेक्शन है, ठीक है। टोटल कितने हिमन्स हैं, इट इज़ 1028 हिमन्स, जो कि डिवाइडेड है आपके 10 मंडलाज में। कितने मंडलाज में, 10 मंडलाज में ये डिवाइडेड है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट याद रखना है, इट इज़ ऋग्वेदा। इसमें कितने हिमन्स हैं, इट इज़ 1028। कितने मंडलाज में डिवाइडेड हैं, 10 मंडलाज में डिवाइड है। और जो 10th मंडला है वो आपका कंटेन करता है पुरुषा सुक्ता हिमन, जो कि एक्सप्लेन करता है 4 वर्ण्स के बारे में, जहाँ पे जो तीसरा मंडल है वो कंटेन करता है गायत्री मंत्र, जो कि आपका कंपाइल्ड होता है इन द प्रेज ऑफ सन गॉड। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। 10th मंडला याद रखना है। 3rd मंडला जो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो आपका 3rd मंडलाज में आता है ऋग्वेदा के। इसके बाद में ऋग्वेदा के बाद में बात करेंगे सामवेद की। तो सामवेद क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़ एंड इट कंटेन्स ध्रुपद राग। ध्रुपद राग किसमें, इट इज़ इन द सामवेद एंड इट इज़ अ बुक ऑफ चैंट्स, ठीक है। सो मेलोडियस बुक जो है वो आपकी रहती है सामवेद। देन 3rd आपका आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपके हिमन्स हैं,
एंड रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेज जो भी हुए हैं वो सारे आपके यजुर्वेद में दिए गए हैं। देन आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके चार्म्स दिए गए हैं, स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अथर्ववेद में दी गई हैं। तो ये आपके 4 इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर हैं। इन चारों के बारे में आपको इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपकी इम्पॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी साथ में ही। तो सबसे पहले हमने देखा ऋग्वेद, जो कि ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट है। 1028 हिमंस हैं जो कि डिवाइड हैं 10 मंडलाज में। 10वां मंडल जो है वो आपका पुरुषा सुक्ता हिमन है, जबकि जो कि आपका 4 वर्ण्स को एक्सप्लेन करता है। जबकि थर्ड मंडल जो है वो आपका गायत्री मंत्र कंटेन करता है। एंड गायत्री मंत्र जो है वो आपका सन, जिनको भगवान माना जाता है, उनकी प्रेज में जो है वो कंपाइल किया गया है। देन आता है आपका सामवेद, जो कि कलेक्शन बुक है आपकी मेलोडीज़ की। इसमें आपका ध्रुपद राग दिया गया है एंड इट इज़ अ बुक ऑफ चैंट्स। थर्ड है आपका यजुर्वेद, जिसमें हिमन्स दिए गए हैं, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस के बारे में दिया गया है। अथर्ववेद है, जिसमें आपका चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज़ को दूर रखने के लिए और बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए जो भी उसमें मंत्र वगैरह दिए गए हैं वो आपके अथर्ववेद में दिए गए हैं। तो ये आपके कुछ वैदिक लिटरेचर थे। अभी जो आपका ये वाला पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है, ये अभी काफ़ी इसमें टॉपिक्स बचते हैं, तो वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।